हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है कोरिलेशन। ठीक है ना। आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन नाम सुना होगा, तो आज हम सिर्फ कोरिलेशन की बात करेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है सह संबंध। जैसे रिलेशन में आप समझ पा रहे हो ना, रिलेशन का मतलब है संबंध होना, है ना। तो यहाँ वही बात है। तो कोर रिलेशन का मतलब हुआ सह संबंध, यानी आपस में संबंध का होना। ठीक है। यानी कि दो जो आपकी कंडीशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि टू जो वेरिएबल्स हैं, टू या टू से जो ज्यादा हैं, उनमें वेरिएबल्स में आपस में जो रिलेशन होता है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि कोरिलेशन के लिए थोड़ा सा समझेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसकी हम लोग यहाँ डेफिनेशन को लेकर के चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात कहूं तो चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला है कि कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। समझ में आई बात यहां तक? दैट मीन्स कि सह संबंध क्या है? एक सांख्यिकी तकनीकी है जिसका उपयोग हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स जो है हमारे वेरिएबल्स, यानी कि एक्स वाई जेड, है ना, ये जो हम लोग अधिकतर यूज करते हैं, ए बी सी, ये सब क्या हमारे वेरिएबल्स हैं, चर हैं, है ना। चर का मतलब जो चेंज होते रहते हैं, और एक होता है अचर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि 1 2 3, भाई इसका नाम 1 है तो ये फिक्स है, ये नंबरिंग जो होती है ना वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है ना, उसे हम अचर कहते हैं हिंदी में। और चर क्या होते हैं हमारे पास? वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी क ख ग, कुछ भी हम इसमें नाम रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा समथिंग कुछ भी। तो वो क्या होते हैं? हमारे अचर होते हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि जिसका उपयोग दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में संबंध का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इट टेल अस हाउ क्लोजली द वेरिएबल्स मूव टुगेदर, है ना। मतलब क्या है कि हमें ये क्या बताते हैं कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितने जुड़े हुए हैं। मतलब क्या कंडीशन है कि वेदर एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर। मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। बात समझ रहे हो? कि मतलब क्या है कि कोई एक कंडीशन अगर x है और y है, अगर मेरे पास x की वैल्यू घटती जा रही है तो y के साथ इसका क्या रिलेशन बैठ रहा है? y अगर बढ़ रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया x घट रहा है तो y भी घट रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ये भी सिचुएशन हो सकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग आगे समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम इसको शब्दों में पढ़ लेते हैं कि क्या चीजें हैं, है ना। अगर मैं शॉर्ट में इसको कहूं तो शॉर्ट में क्या है कि डू यू सॉरी डू टू वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, यानी क्या दो वेरिएबल्स साथ साथ बदल सकते हैं, बदलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया एक्स वाई का एग्जांपल लेकर के, है ना, कि ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो वो चीज है। तो हाउ स्ट्रोंग इज दियर रिलेशनशिप, मतलब उनका जो संबंध है वो कितना मजबूत है। बात समझ रही हो? तो ये जो मजबूती की कंडीशन होती है ये हमारे इसके टाइप्स पर डिपेंड करती है। अब आगे भी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो तीसरा क्या है कि इन विच डायरेक्शन डू दे मूव, सेम या अपोजिट, मतलब कि वे किस दिशा में आपस में बदलते हैं। समान दिशा है उनकी या विपरीत है? बात समझ में आ रही है? अगर दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, और अगर नेगेटिव जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, है ना। ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को कवर करने वाले हैं, थ्योरी को। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीबीए में हो, चाहे आप बीसीए में हो, आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी चाहे आप स्टैटिस्टिक्स यानी पीएसएम से कर रहे हो, स्टेट्स आपका ऑनर हो, या आप बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हो। मैं कह रही हूँ ये जितने भी आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज, जितनी भी आपके पास डिग्रीज है ना, ये इन सभी कोर्सेज में ये कोरिलेशन बहुत आता है, इसका बहुत यूज होता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन मतलब क्या हुआ कि कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दैट मींस कि सहसंबंध एक सांख्यिकी माप है जो दो या दो से अधिक चर के बीच में संबंध की मात्रता को और दिशा को, ये थोड़ा सा हिंदी में टाइप करने में दिक्कत होती है, सब मात्रता, ये है आपका उसकी मात्रता, और ये है आपका दिशा यानी कि डायरेक्शन। ठीक है ना, उसको दर्शाता है। बात समझ में? यानी कि कोरिलेशन में दो चीजें मेन हैं कि आपकी मात्रता कितनी है
है ना, यानी कि उसकी डिग्री क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये दोनों चीजें यहाँ मायने रखती हैं। और ये बताता है साथ में कि चर साथ में बढ़ रहे हैं या साथ में घटते हैं, उनका आपस में कोई संबंध है ही नहीं, है ना। इट इंडिकेटेड वेदर द वेरिएबल्स इंक्रीज टुगेदर या डिक्रीज टुगेदर और हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ओके, क्लियर है बात। तो ये बात, अब जितनी हमने ये चीजें पढ़ी है ना, इसको एक लाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर आपके पास शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये लाइन आपको ट्रू फॉल्स में आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, मतलब वेरी शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो क्या कह रहा है कि कोरिलेशन टेल्स हाउ स्ट्रोंगली टू थिंग्स आर कनेक्टेड, यानी संबंध क्या बताता है कि दो चीजें कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं मजबूती के साथ। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे ना बच्चे, जब हम इसका एग्जाम्पल्स करेंगे ना आगे, आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए, अभी मैंने इसको एग्जाम्पल से समझाना है। एग्जाम्पल से क्या समझाना है, ये देखिए कि एक एग्जांपल मैंने लिया है पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी मैंने आपको बोला है, देखो पॉजिटिव कब बनेगा, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और इसके पढ़ाई के घंटे हमने ले लिए और उसके हमने मार्क्स देखे हैं, तो एक्स को मैंने क्या ले लिया, मेरे पास ए स्टूडेंट है, ए नाम का स्टूडेंट है और वो 2 घंटे पढ़ाई करता है और भैया उसके नंबर आ जाते हैं 30, ठीक है ना। बी नाम का स्टूडेंट है, उसके पढ़ाई के घंटे वो 3 घंटे करता है और उसके मार्क्स आते हैं 40। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अलग अलग ही नाम है सबके, और क्या है कि स्टूडेंट्स इस ये दो, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना आपकी, देखो नीचे की तरफ 2 4 2 3 4 5 6, तो जैसे जैसे आपके घंटे बढ़ते जा रहे हैं उनके मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। यानी आप स्टडी, आप अगर यूपीएससी के सुनोगे ना, सब क्या कहेंगे, हम लोग 13 घंटे पढ़ते हैं, हम लोग 14 घंटे पढ़ते हैं ना। जो टॉपर्स होते हैं वो अधिकतर ये लैंग्वेज बोलते हैं, हम तो 13 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 10 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 12 घंटे करते हैं। तो बात वही है पढ़ने की। तो आप पढ़ रहे हो तो आपका क्या है, सिलेक्शन हो रहा है, आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। तो वो चीज है, यानी कि आप एक्स बढ़ रहा है तो आपका वाई भी बढ़ रहा है, यानी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम ये डायरेक्शन में है। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन करें तो जैसे जैसे आपके पढ़ाई के घंटे बढ़ रहे हैं तो आपके अंक भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के पोजिशन होते हैं यहाँ पर, कोरिलेशन होते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब आपके सेम डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो जैसे ये एग्जांपल आपने देखा। अब नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, चलो नेगेटिव को भी देख लेते हैं। नेगेटिव में देखो, एग्जांपल लिया, ये प्रोडक्ट ले लिया, कोई भी हमने एक सामान ले लिया, एबीसी हमारे पास सामान है। ए का जो प्राइस है वो 100 रुपए है और उसकी डिमांड है 500, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रोडक्ट है ये आपके पास, ये कुछ भी हो सकता है, आपके दाल, चीनी, चावल, आटा, समथिंग कुछ भी। तो इनके प्राइस ये हैं। अब अगर उनके प्राइस बढ़ रहे हैं, अगर प्राइस उनके बढ़ रहे हैं तो उनकी डिमांड कम होती जा रही है। देखो आप देख रहे हो ना, जैसे कि अगर मैं आपको और एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप पेट्रोल ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, है ना। तो जैसे जैसे आपके पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आजकल काफी हाई रेंज पे पहुंच गया, जैसे हम देख भी रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका पेट्रोल का दाम, यानी ये एक्स है, ये वाई है, तो ये अगर मैं कह सकती हूँ ये प्राइस है आपका पेट्रोल का, तो यहाँ आपकी यूजेज की आने वाली बात है। तो जैसे जैसे आपका दाम पेट्रोल का बढ़ रहा है तो आपकी चीजें भी क्या हो रही हैं, आपकी चीजें घट रही हैं, आपकी चीजें घट रही हैं, यानी कि मतलब चीजें आपकी घट रही है। मतलब समझ में आया आपको कि अगर जैसे आपके पास पहले पेट्रोल का दाम क्या था आपका, सपोज करो पेट्रोल का दाम पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। तो अब जब 10 था तो लोगों ने ज्यादा चलाया, यानी कि सपोज करो कि 50 व्हीकल चल रहे थे, लेकिन जब 20 हुआ तो भैया 25 रह गए, है ना। 30 हुआ तो भैया आपके यहाँ 20 रह गए, 40 रुपए लीटर हुआ तो भैया सिर्फ 10 ही रह गए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पेट्रोल का दाम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, व्हीकल की संख्या कम होती जा रही है। बात समझ में आ रही है, यानी कि इसका अगर मैं बढ़ोतरी देखूं तो ये ऊपर की तरफ चला ना इसका डायरेक्शन, तो यानी कि दोनों अपोजिट में है। मतलब क्या है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। समझ में आ रही है बात, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास ही अपोजिट कंडीशन हो गई, आपकी अपोजिट कंडीशन हो गई, अपोजिट। तो मांग, जैसे मूल्य आपका बढ़ रहा है तो आपकी मांग घटती जा रही है ना। तो क्या हुआ, यानी कि जहां आपके पास ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, ऐसी कंडीशंस बनती है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी नकारात्मक सहसंबंध होता है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी पर भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स पर भी बहुत बनते हैं, ठीक है। हम दोनों कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को कवर करने वाले हैं, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
कार्ल पियर्सन पर वीडियो बनाएंगे, उस पर आप देखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने दो पढ़ लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन हमने क्या बोला कि दोनों जब साथ साथ बढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई और अंक, ये दोनों घटते हैं, मतलब सेम कंडीशन में रहेंगे, तो वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जैसे मूल्य और मांग, जैसे जैसे रेट बढ़ते चले जाते हैं चीजों के, तो उसकी डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है। बात समझ में आई है? जीरो कोरिलेशन कब होगा? जब उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं होता। जैसे आप कह सकते हो कि जूता और आईक्यू लेवल, जैसे कि मैं अगर कहूं कि भैया तुम्हारे जूते का साइज क्या है, 7 या 8, अच्छा, तो तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या होगा? तो इसका हम मेजर नहीं कर सकते ना, किसी का आईक्यू लेवल कितना है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना? मैं अगर कहूं कि भैया पेट्रोल है, पेट्रोल का जो कनेक्शन है, और मैं अगर आपसे कह दूं लैपटॉप का, तो भैया पेट्रोल भर रहा है तो भरने दो, तो आपका क्या लैपटॉप पे इसका कोई कनेक्शन है क्या? कोई बनेगा ही नहीं। तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, इनकी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दैम। तो मतलब जहां पर कोई रिलेशन नहीं होता वहां जीरो कोरिलेशन होता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। जब उसमें नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। बात समझ में आई? तीनों चीजें समझ में आ गई आपको? क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए अब इसको अगर मैं प्रकार की बात करूं, ये यही टाइप्स हैं। अगर हम कोरिलेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो तीनों टाइप यही होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब इसको थोड़ा सा मैंने और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसको जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया ना वो मैंने एक टेबल में लिख दिया। ये इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, और ये हिंदी में लिखा है, और ये सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। तो मैंने एक ही समरी को एक ही जगह मैंने जोड़ के इसको समझा दिया कि जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो पॉजिटिव क्या है कि बोथ इंक्रीज टुगेदर, है ना, यानी कि दोनों जब एक साथ बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे स्टडी हो गई आपके मार्क्स, यानी पढ़ाई और अंक जैसे हो गया। बस समझ में आ रही है? क्लियर है? नेगेटिव कब होता है? वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। यानी जैसे प्राइस और डिमांड हो गया, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता चला जाएगा उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो कोरिलेशन क्या होता है? जब देयर इज नो रिलेशन, यानी यहाँ पर कोई भी आपस में संबंध नहीं होता। जैसे शूज साइज हो गया और आपका आईक्यू लेवल हो गया, यानी जूते का साइज हो गया और आपका बुद्धिमानी हो गया। हम उसको चेक नहीं कर सकते ना कि जितना, ऐसा थोड़ा ना होगा जितना बड़ा जूते का साइज होगा उतना ही आपका आईक्यू लेवल, आपकी बुद्धिमानी उतनी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम बिल्कुल भी इस चीज को मेजर नहीं कर सकते। तो इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जीरो जीरो कोरिलेशन कहला जाएगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर है यहाँ तक बातें? वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक बढ़ती हुई जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप तसल्ली से बैठे रहें और जो आपको नोट करना है कॉपी पेन लेकर के बैठे। ठीक है, आपको जो कुछ भी नोट करना है आप करते रहें, और बहुत तसल्ली से और डीप करके मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक कि आप समझ भी पा रहे होंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ना। ये लगभग 100 से ऊपर मेरी वीडियोस हो चुकी हैं। उन वीडियोस में अगर आपको कुछ लगता है कि मेरा कुछ तरीका कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है, आपको कुछ परेशानी है कि मतलब मेरा मेथड जो है क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बिल्कुल मेरे कमेंट में मुझे आप बताएं, जिससे मैं अपने आप में सेल्फ चेंज ला सकूं। ठीक है ना, मैं सेल्फ चेंज ला सकूं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। कुछ अदर और कोरिलेशन भी होते हैं, जैसे लीनियर कोरिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो चर यानी कि वेरिएबल्स एक्स और वाई होते हैं, इनके बीच में एक सीधी रेखा का जो है ग्राफ बनता है ना, रूप बनता है सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में, इस तरीके से, ये सीधी रेखा में। यानी अगर हम ग्राफ बनाएं तो डेटा पॉइंट्स लगभग एक सीधी रेखा पर ही होंगे, है ना। बात समझ में आई है? यानी पॉजिटिव लीनियर होगा, एक नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन होगा, एक परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन होगा। ठीक है ना। अगर रेखा आपकी ऊपर की ओर जा रही है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, रेखा आपकी नीचे की ओर जा रही है तो वो नेगेटिव होगा। और परफेक्ट कब होगा? जब पूरे पॉइंट्स पूरी तरीके से एक सीधी रेखा पर होंगे। मतलब समझ में आई आपको? चलिए देखते हैं, इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बोला कि रेखा ऊपर की ओर जा रही है, तो देखो अगर मैं यहां से देखूं इस ग्राफ में, अगर हम देखें तो ये ग्राफ में देखो ये सीधी, तो ये जो पॉइंट्स जा रहे हैं वो एक क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। यहाँ पॉइंट आपका 0 0 होता है, क्लियर है।
तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर मैं देखो ये पॉइंट 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 4 4 है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाया जाएगा, है ना। और नेगेटिव कब होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा। दैट मीन्स ये आपका पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस पॉइंट होता है, आपका मूल पॉइंट होता है ना, यानी कि ओरिजिन होता है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला पॉइंट आपका कितना बन गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास, अप्रोक्स करें आप 1 है और इसकी वैल्यू आपके पास 4 है, तो है ना। अगर मैं इस पॉइंट को निकालूं तो आपके पास 2 है और इसकी वैल्यू अप्रोक्स हमारे पास अगर यहाँ बैठा है तो ये 3 के आसपास यहाँ पर कुछ बैठेगी। तो आप समझ रहे हो, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। तो इस तरीके से जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाएगा। अच्छा, बात कही है परफेक्ट की हमने, तो परफेक्ट में कैसे होगा उसको मैं दिखा देती हूँ आपको। परफेक्ट में कैसे होगा कि आपके पास डॉटेड जैसे ग्राफ आ रहा है ना, ऐसे ऐसे, वो ऐसे नहीं आकर के आपके पास सीधा का सीधा एक लाइन बनेगी बिल्कुल, यानी इसी लाइन पर आपके पॉइंट्स होंगे, इसी लाइन पर, इसी लाइन पर। तो ये यानी कि कोई भी पॉइंट आपका छूट नहीं रहा, आपका कोई भी पॉइंट छूट नहीं रहा, सब कुछ सब आपके लाइन पर है। तो वो क्या होगा, ये परफेक्ट कहलाता है, ये परफेक्ट कोरिलेशन आपका कहलाएगा, लाइन कोरिलेशन। देखो नाम ही लाइन लीनियर है, लीनियर का मतलब है कि एक सीधी रेखा का होना। लीनियर का मतलब क्या है, समरेखीय। लीनियर का मतलब क्या होता है, समरेखीय, यानी समान रेखा में होना। तो वही बात है कि कोई भी पॉइंट्स आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जब आपका कोई भी पॉइंट्स आपका नहीं छूटेगा और वो सीधी रेखा बनाएगा तो वो क्या होगा, आपका परफेक्ट कोरिलेशन होगा। और मैं बात आपको बता दूं कि जो कोरिलेशन जो होता है ना, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। हमेशा इनके बीच में ही आपका जो है वैल्यू निकल के आएगी। और आर क्या है यहाँ पर, आर है आपका कोरिलेशन, ठीक है ना। कोरिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और पॉइंट क्या है, जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, प्रायिकता आपने पढ़ी है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है ऐसे कि -1 to 1 के बीच में यहाँ पर वैल्यू इसकी हमेशा आएगी। तो अब अगर मैं और ग्राफिकल वे में इसको समझाऊं तो हम कैसे समझेंगे, देखिए मैं अगर एक छोटा सा ही यहाँ पर मैं इसको समझा देती हूँ, थोड़ा इसको मुझे क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो मैं जरा इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब देखें आप, अगर ग्राफ आपका कुछ ऐसे है, भाई ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ग्राफ पूरा एक लाइन में अगर जा रहा है तो ये आर की वैल्यू +1 पे बनेगा, यानी इसे हम परफेक्टली कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कहेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट लीनियर हम इसे कहते हैं, परफेक्ट लीनियर, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, बाहर कुछ भी नहीं गया और सीधी एक लाइन हमें दे रेखा मिल गई। अब अगर आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, तो अगर आपके जो है आपका जो ग्राफ है वो पॉइंट एक लाइन ना बन करके इसी वे में सिर्फ आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, सिर्फ आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर r की वैल्यू <<1 हो, ठीक है, बात क्लियर हुई। और अगर आपके पास ये x है और ये y है, अगर आपके पास ग्राफ बनता है कहीं पर भी, मतलब ऐसे 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 दूर दूर, मतलब कोई भी पॉइंट मिलाने पर आपको कोई लाइन मिल ही नहीं रही, इस वाली कंडीशन में अगर आप देखें तो कोई भी लाइन, पॉइंट्स बहुत दूर दूर है, कहीं मिल ही नहीं रहे, हम मिला करके कुछ भी लाइन तो बना ही नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आर की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ क्या होगा, अनकोरिलेटेड, यानी कि जहां पर कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। अब अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ आ जाए, ऐसा कुछ बन जाए कि इस तरीके से, भाई ये y है और ये x है, आपको ऐसा ऐसा कहीं मिल जाए, समझ रहे हो, जैसे ये था इसका अपोजिटेशन, तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, <<2 यानी -1 से बड़ी बड़ी मिलेगी आपके पास यहाँ पर r की वैल्यू, ठीक है ना। और अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, ये y है और ये x है, कि सीधी रेखा में नीचे की तरफ आ रहा है, ये तो ऊपर जा रहा था, ये तो ऊपर जा रहा था, अब ये आ रहा है नीचे की तरफ, तो r की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। बात समझ में, इसका जस्ट अपोजिट है इस वाले का, देखो यहाँ अगर ऊपर जा रहा है तो +1 है, नीचे आ रहा है तो -1 है। अगर ये रेखा यहाँ पर इस तरीके से, मतलब पॉइंट्स जो है सिर्फ एक रेखा की तरीके से कई सारे पॉइंट्स यहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, तो वहां <<1 होगा। और अगर इसके अपोजिट ऐसे कर दो, ये इसका अपोजिट है, ये वाला, क्लियर है, तो यहाँ -1 से बड़ा मिलेगा आपके पास। और अगर आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहे, मिला करके मतलब कोई भी रेखा नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रहा है, कोई पॉइंट्स हमारे पास मिल ही नहीं सकते, तो वहां क्या होगा आपके पास, कोरिलेशन क्या होगा आपके पास, वहां 0 होगा, यानी कि वहां पर अनकोरिलेटेड हम उसे कहेंगे, यानी कि
असहसंबंधता हम उसे वहां कहेंगे, यानी कोई कोरिलेशन वहां पर नहीं हुआ। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि कोरिलेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है, यानी कि कोरिलेशन हम किस तरीके से मापा जा सकता है अगर हम कहें तो सबसे पहली बात इसके मीनिंग की बात करेंगे कि कोरिलेशन, मेजर ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंधितता की जो माप है वो क्या है देखिए, the measure of correlation indicated how strongly two variables are related and in which direction positive या negative they move together। मतलब सहसंबंध का माप ये हमें बताते हैं, इनकी जो मापना है वो हमें क्या बताता है कि दो जो चर हैं, इनके जो वेरिएबल्स हैं वो कितनी मजबूती से आपस में जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं और किस दिशा में हैं। दो चीजें हैं, क्या है कि कितनी मजबूती से जुड़े हैं, दूसरा किस डायरेक्शन में वे जा रहे हैं। तो सकारात्मकता होगा या नकारात्मकता, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो किस वे में वो बदल रहे हैं। तो इसको हम चेक करने के लिए हमें उसको मेजर करना पड़ता है। बात समझ में, इनकी ये नापने के लिए, मापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी मेजरमेंट की जरूरत है। अब मेजरमेंट, बात समझ में आई कि हमें मेजरमेंट की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भैया ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नहीं है, ये क्या है। दूसरा पॉइंट आपका आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि सहसंबंध गुणांक। क्या है ये गुणांक है आपका, ठीक है ना। तो गुणांक का मतलब क्या होता है कि द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन इज ए न्यूमेरिकल मेजर्स दैट द शोज द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। मतलब सहसंबंध जो है, गुणांक जो है, वो एक संख्यात्मक मान है, दो चरों के बीच की संबंधता की मात्रता को और दिशा को ये दर्शाता है। बात वही है, ठीक है ना। और इस कोफिशिएंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे आर से, इट इज डिनोटेड बाई आर। बात समझ में, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वैल्यू अभी क्या होती है, मैंने आपको बताई थी -1 से +1 के बीच में होती है, यानी कि इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर, है ना। इसे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, आपको जैसा भी ठीक, आप जैसे बनाते हैं उसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। आर के द्वारा में से निरूपित किया जाता है और इसका मान हमेशा -1 से +1 के बीच में। तभी तो ये भी चीज मैंने बताई कि -1 to +1 बिटवीन वैल्यू ऑफ आर, हमेशा इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। आपकी वैल्यूज आर की हमेशा 0.001 करके आएगी, यानी कि 1 से छोटी है ना। क्लियर है, मतलब इस तरह के आपके पास पॉइंट आएंगे, आपका पास हो सकता है 0.57 आ जाए। तो मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, अभी बात समझ में आई। तो ये क्या है कि डिनोटेड बाई 2r, और इसकी रेंज क्या होती है -1 to +1, ये दोनों बातें हम लोग बता चुके हैं। अच्छा चलिए, कोरिलेशन की जो रेंज होती है, अब ये जो है ना, यही जो है ये इसकी रेंज है, यही जो है ना वो क्या है, कोरिलेशन की ये रेंज है, कोरिलेशन की यही क्या आपके पास ये कोरिलेशन की रेंज होती है, यानी कि परास आपने पढ़ा भी होगा, रेंज है ना। तो कोरिलेशन की रेंज क्या है, -1 से +1 तक के बीच में होते हैं। इसे बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, कार्ल पियर्सन। देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में ये बन सकता है, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना 1 नंबर में, वहां पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपको कोरिलेशन की जो रेंज थी वो किसने बताई, तो आप क्या बताएंगे कि कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले बताई थी, ठीक है ना। अब इसी बात को देखो, जितना भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया है ये सब मैंने एक समरी में लिखा है, एक टेबल बना करके, जिससे आपको लिखने में, आप शॉर्ट नोट जब आपने बनाया ना तो आप इंपोर्टेंट बातें ही लिखें, सारी पूरी ये जो थ्योरी है उसको मत लिखें, क्योंकि थ्योरी के लिए आपके पास अपनी बुक भी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी समझाने के तौर पर मैंने एक एक पॉइंट को लिखा है, समझाया है। तो थोड़ा सा आप शॉर्टली चीजों को नोट करते चले जाएं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ यूट्यूब से हम लोग क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, है ना। चलिए खैर, अब आर की वैल्यू अगर +1 आती है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बनता है, अभी मैंने ऊपर ग्राफ बनाया था। और अगर -1 आती है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बनता है, और अगर नहीं है तो वो नो कोरिलेशन आया। अभी मैंने ऊपर ये रेड कलर से देखो ग्राफ बनाए थे, ये सब समझ रहे हो, ये जो सब मैंने ग्राफ बनाए थे ये यही है, ये वाले, ये जो सब मैंने ग्राफ बनाए थे, ये जो है ना, ये सब देख रहे हो, ये सब यही ग्राफ है ना। क्लियर है, आप इसको वीडियो को ऊपर देख करके जा करके आप समझ सकते हो फिर से। चलिए, बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए कि सबसे प्रसिद्ध सूत्र जो है सॉल्व करने का कोरिलेशन को, वो क्या है, वो कार्ल पियर्सन का ही है। किसका है भला, कार्ल पियर्सन ही है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति यही थे जिन्होंने आर की वैल्यू आपको बताई, रेंज जो है -1 से जो है 1 के बीच में होती है ना, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये सबसे प्रसिद्ध सूत्र भी इन्हीं का ही है। अधिकतर हम लोग जैसे रेंज को जब निकालते हैं ना तो हम लोग इन्हीं के फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कोरिलेशन को निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 पद्धतियां हैं। कितनी है, 5 पद्धतियां, 5 मेथड्स हमारे पास हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आपके पास। देखो इंपोर्टेंट मैंने लिखा भी है, इंपोर्टेंट कौन कौन से, तो कार्ल पियर्सन्स का है। आप बीएससी अगर एग्रीकल्चर के हैं, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के हैं तो मैं उसकी बात बता रही हूं, तो कार्ल पियर्सन का इंपोर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। और कंसंट्रेटेड डेविएशंस मेथड यानी कि समवर्ती विचलन है आपके पास, और एक है आपके पास स्कैटर डायग्राम। वैसे ये तीनों ही हर जगह एक मतलब एग्रीकल्चर में स्पेयरमैन का नहीं है, लेकिन हम बीएससी की अगर बात करते हैं या फिर हम बीटेक बीबीए बीसी की बात करते हैं तो वहां रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन का ये भी आता है, ठीक है ना। तो खैर चलिए फिलहाल मैंने बता दिया कि इंपोर्टेंट क्या है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सभी, है ना। मैंने यहाँ से थ्योरी को बताया, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आगे का जो सब चीजें, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। मेरी प्लेलिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगी कोरिलेशन के नाम से, और उस प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी 1 2 3 4 थंबनेल में आपको दिख भी जाएगा, उस टाइप से आपकी सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी, आप जा करके उसको वहां पर पढ़ सकते हो, विजिट कर सकते हो। चलिए खैर, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, कार्ल पियर्सन्स के कोफिशिएंट की बात कर रहे थे। तो पद्धतियां कितनी है आपके पास, 5 पद्धतियां हैं। एक तो कार्ल पियर्सन्स है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है, और एक क्या है आपके पास, कनकरंट डेविएशंस मेथड है। चौथा क्या है आपके पास, सहसमिति और असमिति की प्रायिकता है। पांचवा क्या है, स्कैटर डायग्राम यानी बिंदु रेखा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं कि किसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या बताता है, इसके एक्सप्लेनेशन को अगर मैं बात करूँ, देखो आपके पास कुछ नहीं, ये मैंने हिंदी में, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है और ये मैंने हिंदी में लिखा है, तो भैया आप जिस भी वर्जन के हो आप उस पर अपना ध्यान दें। तो कार्ल पियर्सन में क्या है कि मेजर लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द टू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मोस्ट वाइडली यूजेस, यानी कि दो जो सतत आपके चर हैं, कॉन्टिन्यूस जो वेरिएबल्स हैं, वो रेखीय सहसंबंध को यहाँ मापता है और सबसे ज्यादा प्रयुक्त भी होता है। सबसे ज्यादा यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा प्रमुख पद्धति यही है आपकी कार्ल पियर्सन्स की। स्पीड रैंक कोरिलेशन क्या बताता है, मेजर कोरिलेशन व्हेन डेटा इज इन द रैंक और ऑर्डिनल, यानी कि डेटा क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी रैंक का मतलब क्या आपका क्रमबद्ध ही तो है, एक क्रमिक रूप में होना चाहिए, तो सहसंबंध उसको मापाता है। अच्छा, थर्ड क्या है आपका, समवर्ती विचलन की अगर मैं बात करती हूँ, तो बेस्ड ऑन डेविएशंस ऑफ ईच वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन, यानी मीन से, हर चर के मध्य से हम विचलन पर निकालते हैं, यहाँ पर कम प्रयुक्त होता है। मैंने अभी बोला ना ये कम प्रयुक्त होता है, बाकी किसी किसी के सिलेबस में होता है, किसी किसी के नहीं, लेकिन कार्ल पियर्सन्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, सहसमिति और असहसमिति प्रायिकता, यानी यूज टू सी हाउ ऑर्डर्ड पेयर डिग्री सॉरी एग्री और डिसएग्री, यानी कि क्या देखता है कि क्रमबद्धता जोड़े जो है वो सम्मति है या असम्मति में, हमें ये चीज पता वहां पर चलती है। फिफ्थ है आपका स्कैटर डायग्राम, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी, इस पर वैसे शॉर्ट ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा लंबे इस पर बनते नहीं, इस पर मोस्टली थ्योरी आती है, इसमें कोई आपकी फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या बताता है, विजुअल मेथड तरीके से आपको स्कैटर प्लॉट करके आपको दिखाता है, उनके बीच में रिलेशन दिखाता है, यानी कि विजुअल तरीके से, यानी कि आपको दृश्य रूप से, यानी कि दिखा करके डायग्राम में, ग्राफ में बिंदु चित्र बना करके उसके माध्यम से आपको संबंध को दिखाता है, ठीक है ना। ये 5 आपके मेथड थे, जिसमें से आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कौन सा आता है, कार्ल पियर्सन का आता है। कौन सा आता है, कार्ल पियर्सन का आता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जो भी आपके लिए मतलब की बातें होंगी। देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब डेफिनेशन इसकी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका था बस, और कुछ नहीं। तो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशंस कोफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल मेजर, है ना, इसमें कोई मैंने बोला ना आपको, तो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में दो वेरिएबल्स के बीच में क्या बताता है कि रेखीय संबंध की संख्यात्मक मान को ये माप बताता है आपको, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है इसका, हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है। और फॉर्मूला क्या कहता है कि एक्स आई माइनस के एक्स बार, वाई माइनस के वाई बार का समेशन है अपॉन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझे कि क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि देखो समेशन एक्स माइनस के एक्स बार, वाई माइनस के वाई बार अपॉन समेशन एक्स माइनस के एक्स सॉरी कैपिटल एक्स बार का स्क्वायर और समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब ये एक्स वाई क्या है, अब ये एक्स वाई क्या है, आपके पास डेटा जो होगा ना वो दो में होगा। अभी बोला ना कि इनके बीच में कम से कम आपको दो चर तो मिलेंगे ही,
2 वेरिएबल्स तो आपको मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो आपके पास, संबंध तो 2 के बीच में ही होगा ना, एक अकेले के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो रिलेशन अगर हमें दिखाना है, उसको चेक करना है, तो 2 तो वेरिएबल मिनिमम हमारे पास होंगे ही होंगे, तो x और y होंगे। तो x का जो मीन होगा वो x बार है, y का जो मीन है वो y बार है। बात समझ में आई इन दोनों की? बस ये है। फिर आपको क्या करना है, आपको टेबल में क्या करना है, आपको x और y गिवन है, आप यहाँ करेंगे। फिर आपको क्या करना है, आप इनमें से x बार निकालेंगे, y बार निकालेंगे, फॉर्मूले के थ्रू आप जो भी निकालेंगे, ठीक है ना। फिर आपको x माइनस के x बार निकालना है। फिर आपको क्या करना है, आपको y माइनस के y बार निकालना है। क्या निकालना है आपको, y माइनस के y बार निकालना है, y माइनस के y बार निकालना है। फिर आपको यहाँ क्या दिख रहा है, देखो दोनों में प्रोडक्ट दिख रही है, तो आपको इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। अगर मैं इसको मानू d2 और इसको मैं मानू d1, तो यहाँ आप d1 d2 करेंगे। बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या करना है, देखो इनका स्क्वायर लिख रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, d1 का स्क्वायर करेंगे, अगली टेबल में आप यहाँ पर क्या करेंगे, d2 का स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये टेबल हम कभी भी याद नहीं करते, मैं आपको हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि टेबल डू नॉट लर्न, ठीक है ना, डू नॉट लर्न, हम इसको याद नहीं करते, सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको वैल्यू को आगे आगे हम लोग चलाते चले जाते हैं, बस ये होता है। बात यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो इसका आगे लिखा हुआ है कि कोवेरिएंस भी मैंने लिखा है, तो ये थोड़ा सा मुझे और आपको भी समझाना है कि कोवेरिएंस दैट मीन्स क्या है ना। देखो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में बताओ ना तो वो यही होते हैं। हम कोरिलेशन की आर बराबर हमारे पास होता है कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, सॉरी कोरिलेशन नहीं, कोवेरिएंस हम इसे कहते हैं, कोवेरिएंस हम इसे कहते हैं अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा क्या आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कोवेरिएंस कहां से आ गया। कोवेरिएंस का मतलब होता है सह प्रवृत्ति, यानी कि सह विभेदन, यानी आपस में जो दो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो यही बताता है। उनके बीच में जो रिलेशन है वो साथ साथ चल रहा है या साथ साथ घट रहा है, उनके बीच में क्या बदलाव हो रहे हैं, वो हमें कोवेरिएंस ही बताता है। अगर मैं आपको बताऊं कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो वो क्या होता है, वो होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार y माइनस के y बार अपॉन स्मॉल n, ठीक है। जहां आपके पास क्या है कि ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि x जो ये x बार है वो x की जो आपके पास वेरिएबल्स है उसके उसका मीन है, और ये y का मीन है ना। एंड आपके पास क्या है, टोटल काउंटिंग नंबर है, ये सम नहीं होता। जैसे आपके पास ये x है और ये y, आपके पास यहाँ पर डेटा दे दिया 10 20 30, है ना। यहाँ आपके पास क्या दे दिया 5 15 20 ऐसे कुछ दे दिया, और ये आपके पास काउंटिंग में, तो काउंटिंग में कितने हैं, ये 1 2 3, तो n की वैल्यू यहाँ पर बैठेगी 3, और इसका अगर मैं x बार निकालू वो हो गया ये, और इसका y बार निकालेंगे तो ये x बार y बार आपके पास हो गया। बस, तो लेकिन आपको फिर भी ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट, बाकी इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगी। कार्ल पियर्सन्स पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आपका लिंक, इसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना, मेरे आई टैब पर। चलिए अब इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और है, वो क्या कहते हैं कि n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, अंडर रूट के अंदर आपके पास चलेगा n स्मॉल के समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन वाई समेशन एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में सेम y वाली सिचुएशन है। मैं आपको लिखकर बता दूं एक बार, फॉर्मूला क्या होता है, एक अल्टरनेटिव, यानी कि कई बार हमारे पास डेटा बड़े बड़े हो जाते हैं तो कैलकुलेशन करने में हमें डिफिकल्ट रहता है, हमें मल्टीप्लाई करने में, फिर एडिंग में, स्क्वायरिंग में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो हम लोग ये वाला मेथड भी हम कई बार यूज करते हैं, क्या है कि n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, है ना, अपॉन में क्या चलेगा आपके पास n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है ये समेशन इसका होल स्क्वायर, और ये पूरा एक ब्रैकेट में आप बंद कर दो, ठीक है ना। एक क्या चलेगा आपके पास n, सेम सिचुएशन y में चलेगी, तो समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, तो ये चलेगा, और पूरे का क्या है आपके पास, इस पूरे का चलेगा आपके पास अंडर रूट। ये फॉर्मूला है आपके पास अल्टरनेटिव में। तो n क्या आपके पास कुल अवलोकन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और फॉर्मूला एग्जाम में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ये आसान करता है, ये चीज मैंने आपको बोली। और वैसे कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा। अच्छा, साइंटिफिक जो कैलकुलेटर है, आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसे कैसे यूज करते हैं, उसमें से आप एंटीलोग, लोग, स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर, आप जितनी भी आपके पास उसमें चीजें आती हैं आप उसको कैसे चलाओगे, तो उसका लिंक आपको मेरे यहाँ ऊपर मिल जाएगा आई टैब पर,
और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है नीचे, तो आप वहां जाकर के कैलकुलेटर को चलाना भी सीख सकते हो। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मैंने की पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। क्या कि आर का मान हमेशा 1 और +1 के -1 से +1 के बीच में होता है। अगर पॉजिटिव आर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आर है तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर जीरो है तो नो कोरिलेशन। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला कौन सा होता है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज होता है, और लीनियर डेटा में ही होता है ना, लीनियर ही हमारे पास अधिकतर डेटा हमें मिलता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, इनकी समवर्ती विचलन गुणांक की, है ना। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते कि समवर्ती विचलन गुणांक दो चर के बीच में सहसंबंधता की सांख्यिकी माप को बताता है, यानी कि मेजर करने का तरीका है। सिंपल सी बात है, हमें ये क्या बताता है कि कितने हद तक ये एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ घटते हैं। जितने भी मेथड हैं वो सब हमें यही बताते हैं कि हम इनके बीच में रिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है या नहीं है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है ना। ये यही सिचुएशन, जितने भी मेथड है वो सब यही हमें बताते हैं। अब उनकी कंडीशंस क्या क्या बनती है वो ये चीजें उसमें अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। अब जैसे इसको सोल्व करने का तरीका क्या है इस मेथड से, कि सबसे पहले हम लोग दो चरों के मीन को निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं प्रत्येक उसमें से हम लोग मीन को माइनस करेंगे, जिससे हम डेविएशन की विचलन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों विचलन के चिन्ह को देखेंगे, एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कंकरेंट डेविएशंस हैं, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो नॉन करंट डेविएशंस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कंकरेंट डेविएशंस की संख्या को फिर हम काउंट कर लेंगे, वो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास इसका वैल्यू निकाल देगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, फॉर्मूला कहता है कि R इज इक्वल टू प्लस माइनस के 2C माइनस के n अपॉन n, जहां C के आपके पास कंकरेंट डेविएशंस है, यानी कि C की वैल्यू क्या है। अभी इसको हम लोग निकालेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि उसमें कितनी वैल्यू पॉजिटिव है और कितनी वैल्यू नेगेटिव है ना, और उन्हें हम लोग काउंट करेंगे। हम लोग उसे क्या करेंगे, हम लोग उसे काउंट करेंगे। तो हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वाली को देखना है। इसने बोला ना, देखो ये कि अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है और या दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव, अगर अपोजिट है कि भैया एक्स चल रहा है, जैसे आपके पास ये डेटा हो गया, ये आपके पास एक्स एंड वाई, ये अगर आपके पास पॉजिटिव है तो y भी अगर पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, अगर इस कंडीशन में है तो ये दोनों काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट ऐसी वाली सिचुएशन में होगी, तो वो काउंट करके हम लोग सी की वैल्यू को गेन करेंगे। बात समझ में आई ये वाली। और एन के हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन जितने हैं 10 12 13 जितने भी होंगे वो हमारे पास टोटल नंबर हो जाएगा। बात समझ में, सीधा फिर हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने विशेष बात हमने यहाँ से क्या देखी कि ये विधि बहुत छोटे डेटा और दिशा को जानने के लिए, देखो जब ज्यादा बड़े बड़े हमारे पास चीजें होंगी ना डेटा, तो वहां ये कम यूज होता है। मैंने बोला ना आपको, कार्ल पियर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ क्या, ये छोटे डेटे के लिए ठीक है, और पॉजिटिव और नकारात्मक संबंधता की दिशा को हमें ये बता देता है। अच्छा, न्यूमेरिकल मूल्य के लिए पर्सन या स्पेयरमैन विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है ना। क्या है, यानी कि जो आपके पास जो डेटा होता है अधिकतर हम लोग स्पेयरमैन यानी कि रैंक कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, या कार्ल पियर्सन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी मेथड से करते हैं, लेकिन इसका कम होता है ना। चलिए आगे चलेंगे। स्कैटर डायग्राम, देखो मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि स्कैटर डायग्राम में कोई भी फॉर्मूला तो होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ इस पर थ्योरी है, सिर्फ इस पर थ्योरी है। इस पर हम अच्छे से बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे है ना। आपको इन सब का लिंक मेरे ऊपर वीडियो पे मिल जाएगा, आप वहां जाकर के प्ले लिस्ट में देखें, और उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप उनकी बनाई हुई है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी मेरिट एंड डीमेरिट की, ठीक है, कि जो कोरिलेशन है उसकी मेरिट्स क्या है और उसकी डीमेरिट्स क्या है। तो मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं कि उसके जो फायदे हैं वो क्या हैं, ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में, यानी संबंध को समझने में ये हमारी हेल्प करता है। कैसे करता है, कोरिलेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, यानी कि दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके बीच में समझने में ये सहायता करता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि पूर्वानुमान का आधार लगाने पे हमारी हेल्प करता है, यानी कि बेसिस ऑफ प्रीडिक्शन, यानी बेसिस फॉर प्रीडिक्शंस, यानी पूर्वानुमान का आधार लगाने पे हमारी हेल्प करता है। यानी कि जो क्या बोला है कि दो चर में उच्च सहसंबंध होते हैं तो उनमें एक दूसरे के चर का अनुमान हम आपस में लगा सकते हैं।
यानी वन कैन बी यूज टू द प्रेडिक्ट टू अदर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं कि यूजफुल है रिसर्चेज एरिया में, यानी कि शोध में काफी इसका यूज होता है। कैसे कि कोरिलेशन इज वाइडली यूज इन द स्टैटिस्टिकल रिसर्चेज, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी एंड द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में, यानी व्यवसाय में, मनोवैज्ञानिक तरीके में, अर्थशास्त्र में और शोध में इसका यूज होता है, निकालने में वहां पर, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है सिंप्लीफाइड डेटा इंटरप्रिटेशंस, यानी आंकड़ों की व्याख्या को सरल बनाता है। जब बड़े आंकड़े होते हैं तो उनको सरल बना देता है और संबंध को मजबूती से दिखा देता है, हम उसका गुणांक निकाल लेते हैं ना। बाकी चीजें आपको जब आप कैलकुलेशन, मतलब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें तब क्लियर होंगी। चलिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेने में ये हेल्प करता है। बात समझ में आई, यानी कि जो अर्थशास्त्री होते हैं, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, वैज्ञानिक यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, उनका निर्णय लेने में काफी अच्छा सा ये उनके लिए मददगार होता है। ठीक है, तो ये जो है आपके, अगर आप बीएससी एजी के हो तो भाई उसमें तो ये आता ही आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कोरिलेशन की, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप करें। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने अपनी पीपीटी को तैयार किया हुआ है। आप जिस भी लैंग्वेज के हैं आप उस लैंग्वेज को आप यूज करें। ओके, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे ना तो भैया लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जरूर भूलना मत। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसकी डीमेरिट्स की, इसकी डीमेरिट्स की, तो यानी कि इसकी हानियां भी हैं। तो क्या है हानियां, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है कि डज नॉट शो केसेस एंड इफेक्टेड, यानी कि ये कारण भी नहीं बताता और उसका परिणाम भी हमें नहीं दिखाता। यानी सह संबंध केवल संबंधता को दिखाता है, उसके कारण और परिणाम को ये हमें नहीं बताता कि कौन सा चर दूसरे में बदलाव का कारण बन रहा है ना, ये चीजें हमें ये नहीं बताता। सेकंड पॉइंट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी जो अत्यधिक असामान्य वैल्यूज होती हैं उन पर इसका कोई प्रभाव, जो अत्यधिक असामान्य मान होते हैं उन पर ये प्रभाव डालता है। यानी कि सह संबंध गुणांक पर अत्यधिक या असामान्य जो मान होते हैं उन पर ये अपना प्रभाव डालता है, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, उस पर कहीं ना कहीं उस पर वैल्यूज पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ओनली मेजर लीनियर रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर हम केवल लीनियर रिलेशनशिप को माप सकते हैं, यानी कि रेखीय संबंधता को ही हम सिर्फ यहाँ पे माप सकते हैं। क्या बोला है कि अधिकतर जो सहसंबंध विधियां होती हैं वो केवल लीनियर संबंधता को ही मापते हैं, लेकिन जो नॉन लीनियर है उनको वो नहीं नापते। तो ये भी एक इसका कारण बन सकता है हानि का। कई बार नॉन लीनियर भी तो कंडीशन हमारे पास बन सकती है। लो नॉन लीनियर और लीनियर का मतलब देखो, ग्राफ में समझ में आए, आपके पास ग्राफ ऐसा ऐसा अगर है तो भैया वहां पे आप इनका कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। आपके पास लाइन तो सीधी होनी चाहिए, चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो, बात समझ रहे हो, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन लाइन आपके पास सीधी होनी चाहिए। आपके पास टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो होंगी, इनकी नॉन लीनियर जो होंगी, वहां पर हम इनका कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। तो ये सबसे बड़ा इसका हानि का एक कारण इसमें बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि मिसलीडिंग इफ यूज केयरलेसली, यानी ध्यान न देकर के उपयोग करने पर गलत निष्कर्ष दे सकता है। मतलब अगर हम ध्यान जरा से भी इधर उधर होगा ना, हमारे आंकड़े या तो छूट गए या प्लस माइनस का झंझट आ गया कहीं, तो ये उसमें गलत निष्कर्ष दे देगा। मतलब जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो गलत कहीं ना कहीं हमें रोंगली इंटरप्रेटेड कर देगा, यानी कि हमें गलत बता देगा। भाई सारे कैलकुलेशन हिल जाएगा, तो जब कैलकुलेशन हिल जाएगा तो परिणाम भी गलत हो जाएंगे उसके, है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि संबंधता की दिशा को तो ये बताता ही नहीं कि संबंध किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में ये जा रहा है, वो तो ये बताता ही नहीं। ठीक है, यानी कोरिलेशन डज नॉट टेल विच वेरिएबल डिपेंड्स ऑन विच, यानी सह संबंध ये नहीं बताता कि कौन सा चर किस पर निर्भर करता है, ये हमें बिल्कुल भी वो नहीं बताता। इस वीडियो में यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ कोरिलेशन की जो मेन थ्योरी है उस पार्ट को हमने यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।